एसेट है और लायबिलिटी है फर्म का, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि द एसेट ऑफ द फर्म एंड द लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होना चाहिए। किसी फ्रेट में करते हैं, कार्टेज में करते हैं, या किसी भी तरह से रेंट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो ये सब जितना नॉमिनल अकाउंट का लेजर है, इनको आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भूल कर भी अकाउंट्स नहीं खोलना है उसका। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आई एम शेखर सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि अकाउंट्स का जो 11th क्लास होता है उसमें सबसे बेसिक टॉपिक में आता है, और ये बहुत ही आसान होता है। अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए तो इसको बनाना बहुत आसान होता है। और आज हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आज अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया जाता है और इसको बना के हम लोग को क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बेसिक चैप्टर है जो किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, और वो 11th क्लास में ही आपको मिल जाएगा। जनरल एंट्री पढ़ाने से पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया जाता है, ताकि आप अकाउंट से रिलेटेड जो वर्ड्स है, एसेट लायबिलिटी का जो इफ़ेक्ट पड़ता है आपका अकाउंट्स में, उसको समझा जा सके और ये एनालाइज किया जा सके कि ट्रांजैक्शन को आप सही से पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। उसके हिसाब से इक्वेशन जो होता है अकाउंट्स का, उसको फुलफ़िल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए एक बेसिक चैप्टर होता है। इसको समझना तो बहुत आसान होता है, बट क्या होता है कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे, मतलब कहाँ पर क्या लिखेंगे। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा मतलब समझना ज़रूरी होता है। और अकाउंटिंग स्टेटमेंट बेसिकली डेबिट और क्रेडिट से कोई मतलब नहीं रहता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है, और ये हम लोग तैयार करके सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि हम लोग जो अकाउंट्स का जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम लोग अकाउंट्स में करते हैं तो नो डाउट उसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और अगर आप जनरल एंट्री कर रहे हैं और उसका जो एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट अगर आप सही अकाउंट्स में डाले हैं और ट्रांजैक्शन के हिसाब से सही लिखे हैं, तो ज़रूर अकाउंटिंग इक्वेशन आपका इक्वल होगा। और जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोग बनाएंगे तो ट्रांजैक्शन को पहले एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है। अगर उसमें एसेट अफेक्टेड हुआ है और कोई एक्सपेंस को अफेक्ट किया है या लायबिलिटी को अफेक्ट किए हैं, तो उसको पहले पहचानना होता है, और पहचानने के बाद आप उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ट्रांजैक्शन का जो भी पोस्टिंग आप कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये चेक कर सकते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा सावधानी के साथ बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ काम तो है नहीं, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ता है, ताकि सही सारा प्लस माइनस एसेट में, लायबिलिटी में, इनकम या एक्सपेंस हो तो कैपिटल में सही पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स को भी आपको फॉलो करना चाहिए। बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, ये एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करने का मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं हम लोग कि अगर आप अकाउंट्स कर रहे हैं तो वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी दे रहा है या नहीं दे रहा, मतलब सही है या नहीं हो रहा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर इक्वल। मतलब जो एसेट है और लायबिलिटी है फर्म का, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि द एसेट ऑफ द फर्म एंड द लायबिलिटी ऑफ द फर्म ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होना चाहिए। किसी भी ट्रांजैक्शन को आप देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। बट मतलब क्या हुआ कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होना चाहिए। जितना एसेट होगा उतना लायबिलिटी होगा। अगर आपका एसेट 2 लाख है तो लायबिलिटी भी 2 लाख होना चाहिए।
ठीक है। लायबिलिटी दो तरह का होता है, एक ऑनर्स इक्विटी होता है, एक आउटसाइडर लायबिलिटी होता है। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जो मालिक मतलब जो ओनर है, जो फर्म का जो इन्वेस्टर है, जो फर्म का जो इन्वेस्टमेंट, फर्म के पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा, और एक होता है आउटसाइडर का पैसा, मतलब जो आपको लोन दिया है, उधार दिया है, गुड्स जो मतलब सप्लायर है वो लोग को पैसा, जो फर्म से बहुत ज़्यादा नाता रिश्ता नहीं रखने वाला है, वो बस आप उसको पैसा दे दीजिए, उसका हिसाब खत्म हो गया, बस वो चला जाएगा। बट ऑनर के साथ ऐसा सीन नहीं है। ऑनर जब तक फर्म है तब तक ऑनर है, ऑनर जब तक है तब तक फर्म है। तो इसीलिए ऑनर्स इक्विटी और लायबिलिटी दोनों मिला के कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी को कैपिटल भी बोलते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है उसको बैलेंस शीट का इक्वेशन भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट एंड लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी ऑफ अ फर्म और बिजनेस। ठीक है, ये एक बैलेंस शीट का इक्वेशन भी बोलते हैं, एक बेसिक इक्वेशन भी है जो अकाउंट्स में बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग दो तरह से ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, या फिर लिख सकते हैं आप कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। आप जो भी है इसको थोड़ा सा कैपिटल को इधर करेंगे या एसेट को इधर करेंगे तो इक्वेशन अलग तरह से बन सकता है, बट आपको याद रखना है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, या फिर आप ऐसे भी याद रखें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी, दैट्स ऑल। जितना एसेट होगा उतना लायबिलिटी होगा। तो ये इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे कैसे? जब हम लोग बनाते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप अकाउंटिंग इक्वेशन गलत ना बना दें। पहला बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन तो होना ही चाहिए। साथ में इस ट्रांजैक्शन में किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, एसेट को कि लायबिलिटी को, इनकम को कि एक्सपेंस को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब तक आप ये एनालिसिस करके पता नहीं कर सकते हैं कि किस चीज़ में इफेक्ट कर रहा है, एसेट में कि लायबिलिटी में, इनकम में कि एक्सपेंस में, तब तक आप अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छे तरह से नहीं बना सकते हैं। आपको ये कम से कम इतना अंदाज़ा, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कि ट्रांजैक्शन में किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, एसेट को, लायबिलिटी को, इनकम को या एक्सपेंस को। ठीक है, चार तरह का ही लेजर होता है, अकाउंट होता है जिसको अफेक्टेड किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एसेट अगर इंक्रीज होता है उस ट्रांजैक्शन में या डिक्रीज होता है तो एसेट का एक अकाउंट खोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, अगर लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है तो आपको एक अकाउंट खोलना होगा लायबिलिटी का। अब लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी वर्ड तो हम खाली लायबिलिटी बोल रहे हैं, मगर इसमें बहुत सारे चीज़ आ सकता है, क्रेडिटर आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ सकता है, बैंक का लोन आ सकता है, आप ये सारा चीज़ क्रेडिटर्स आ सकते हैं। तो वो जो लायबिलिटी है उसको आपको जज करना है और प्रॉपर एक लायबिलिटी का अकाउंट खोलना है। ठीक है, उसी तरह अगर जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक्सपेंस का या इनकम इफेक्ट हुआ है, एक्सपेंस पर इफेक्ट हुआ है चाहे इनकम पर इफेक्ट हुआ है, आप दोनों में से जो जज कर ले पहले कि एसेट पर इफेक्ट पड़ा है या लायबिलिटी पर या एक्सपेंस पर या इनकम पर। तो आप जैसे एसेट पर इफेक्ट करेगा तो आपको एसेट अकाउंट खोलना है। जैसे मशीन अकाउंट खोल सकते हैं, मतलब मशीन खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट खुलेगा, स्टॉक खरीदे हैं, परचेस किए हैं तो स्टॉक अकाउंट खुलेगा, फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर अकाउंट खुलेगा। जितना तरह का एसेट खरीदेंगे उतना तरह तरह का एसेट का अकाउंट आपको खोलना है। लायबिलिटी में भी वही बात है। बट एक्सपेंस अगर करेंगे तो आप याद रखना, सैलरी में एक्सपेंस करते हैं या वेजेस में करते हैं, रिपेयर में करते हैं, फ्रेट में करते हैं, कार्टेज में करते हैं, या किसी भी तरह से रेंट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो ये सब जितना नॉमिनल अकाउंट का लेजर है इनको आप अकाउंटिंग इक्वेशन में भूल कर भी अकाउंट्स नहीं खोलना है उसका, कि नॉमिनल अकाउंट का कोई भी अकाउंट्स नहीं खोलना है। और जो भी खर्च हो रहा है जिस भी हेड में, सैलरी में, वेजेस में, जिस तरह का भी खर्च हो रहा है इसको आपको एडजस्ट करना है कैपिटल के साथ, क्योंकि जो एक्सपेंस होता है वो एक तरह का खर्च हुआ और खर्च होने से लॉस होगा। लॉस किसको मिलना चाहिए? लॉस तो मालिक को ही उठाना चाहिए। इसीलिए मालिक का अकाउंट जो होता है, ओनर का अकाउंट जो होता है हम लोग के फर्म में, वो कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है द ऑनर को। तो जो भी लॉस होगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो कहाँ से डिडक्ट होगा?
कैपिटल से डिडक्ट होगा। और जो भी इनकम होगा, आप याद रखिए, अगर इनकम होता है तो ये भी डिज़र्व कौन करते हैं? मालिक डिज़र्व करता है कि अगर इनकम होता है फर्म में तो वो कौन ले ले? मालिक को दिया जाए, क्योंकि जो फर्म का जो इन्वेस्टर है, फर्म का जो ऑनर है, वो जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके पीछे लॉजिक ही रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको कुछ इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम लोग बनाएंगे और किसी भी तरह का इनकम होगा, जैसे रेंट रिसीव किया, अगर इनकम के रूप में आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से, तो ये सब जो इनकम होता है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा ऑनर का अकाउंट में। ऑनर का अकाउंट कौन सा बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। आप उसको कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। बट एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट का जो भी लेजर होगा, जैसे सैलरी, इनकम, सैलरी, वेजेस, इनकम के रूप में इंटरेस्ट, आपका कमीशन रिसीव, ये सब कहीं नहीं लिखाएगा, ये सिर्फ कैपिटल में ही लिखाएगा, उसका अलग से अकाउंट नहीं खुलेगा। बस ये याद रखिए और आराम से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। देखो, ये एक मालिक है और इसका एक दुकान है, तो ये दुकान जो है, यहाँ से पैसा यहाँ जाएगा, सपोज दैट 1 लाख रुपीज़ जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बराबर होता है? देखिए, ये आपका क्या है? इन्वेस्टर। ये इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर आ गया क्या? ये आ गया कैश। ये आ गया क्या? कैश। कैश कितना आ गया? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, ये 1 लाख रुपीज़ आ गया यहाँ पर, और ये 1 लाख रुपीज़ जो आ गया यहाँ पर, ये कैश को रिप्रेजेंट करेगा। साथ में यहाँ एक कैपिटल भी क्रिएट होता है 1 लाख का। अगर फर्म का अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइएगा आप, तो फर्म का अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइएगा अगर आप, तो देखिए, फर्म है ये, फर्म का एसेट क्या होगा? कैश होगा। और लायबिलिटी क्या होगा? कैपिटल होगा। ये कैश कौन दिया था? मालिक ने दिया था इनको, तो कैश आ गया। जैसे इस तरह का कैश आ जाएगा फर्म में 1 लाख रुपया। और कैपिटल, जो पैसा फिर से फर्म को अगर बंद कर दिया जाए तो ये पैसा वापस करना होगा किसको? प्रोप्राइटर को। तो ये एक तरह का क्या हो रहा है? कैपिटल के रूप में लायबिलिटी हो रहा है। तो एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर अगर रहता है तो कभी भी फर्म को हम लोग अगर डिसॉल्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑनर को पूरा हिसाब मिल जाएगा कि उनका कैपिटल बढ़ा घटा, क्या हुआ, पूरा डिटेल्स उसको पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही ट्रांजैक्शन में हम लोग को पता चल रहा है एसेट इक्वल टू लायबिलिटी हमेशा इक्वल होता है। आप देखिए, एसेट आ गया 1 लाख का और लायबिलिटी हो गया 1 लाख का। अब ये गुड्स खरीदता है, अगर गुड्स परचेज फॉर कैश 50,000। अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बराबर हो जाता है। कैश में माइनस हो जाएगा 50,000, तो आपके पास कैश सिर्फ बचेगा 50,000 रुपया। ये परचेस करने से कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब जो फर्म का जो मालिक है वो जो इन्वेस्टमेंट किया था वो उतना ही रहेगा, इसलिए इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर से कैपिटल क्या रहेगा? 1 ही लाख रहेगा। बट कैश के साथ यहाँ पर प्लस हो जाएगा स्टॉक। स्टॉक कितना बढ़ गया? 50,000। तो अब क्या बचेगा आपके पास? देखिए, अब भी आपके पास 1 लाख और 1 लाख बराबर है, इक्वल है। ये इक्वेशन अभी भी इक्वल है। कैसे? क्योंकि स्टॉक आपके पास आ गया 50,000 का, 50,000 का आपके पास कैश बचा हुआ है, कि जो कि कैश आया था 1 लाख रुपया, उसमें से आपने स्टॉक खरीद लिया 1 लाख रुपये 50,000 रुपये का। और आपका लायबिलिटी जो 1 लाख रुपया था जो मालिक को लौटाना था वो आज भी लौटाना है। आज आप दुकान बंद कर दीजिए, आज का आज दुकान बंद कर दीजिए। स्टॉक आपका 50,000 का है और कैश आपके पास 50,000 का है, ये दोनों वापस कर दो मालिक को, मालिक का 1 लाख रुपया वापस हो जाएगा।
तो इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक क्यों बहुत तरह का ट्रांजैक्शन होता है, तो एक दो क्वेश्चन हम और इसमें बताएंगे। ओके, आप बस अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको करना है तो ये इक्वेशन होता है, और इन सब बातों को खाली ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।